हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो उपस्थित हो जाओ सभी। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी उपस्थित हो जाएं। आज हम लोग पारिस्थितिक समुदाय वाले टॉपिक को तो फिनिश करेंगे ही, बल्कि इसके साथ साथ हम लोग आज पारिस्थितिक तंत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र कई दिन चलेगा, बट उसमें से आज हम लोग केवल इंटर कर जाएंगे। ठीक है, चलो उपस्थित हो जाओ सभी। आ जाओ दोस्तों। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, मस्त हूँ। ओके, कोमल, ओके बेटा, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, पानी ना थोड़ा और ज़्यादा गर्म कर दिया करो, ठीक ठाक गर्म कर दिया करो, ठीक है? ठीक है आज। धन्यवाद। ठीक है। गुरुजी एक प्रश्न तो पूछ लो बेटा, अगर दिखेगा तो जरूर बताऊंगा। मेरी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। ओके, देवभूमि अयोध्या आदि जगहों से जुड़े हुए किसी भी बात का बुरा लगे, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओ, इतना जल्दी कमेंट्स आ रहे थे। ओके, काफी पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं। अरे पूरी क्लास तो करो बेटा, सारे सॉल्व हो जाएंगे। पूरी क्लास फिनिश होने तो एक एक पीवाईक्यू सॉल्व होगा बेटा। बड़े दिनों बाद एक शब्द सुनने को मिला। एक बच्चे ने लिखा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा गलन है सर। जब बहुत ज्यादा ठंडी होती तो उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सही बात है, घरों में गलन बोला जाता है। ओह, कोई बात नहीं, लिख नहीं पाते तो कोई समस्या नहीं है। ओके ओके अजय, मोस्ट वेलकम दोस्तों। ओके, ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास का कोई बात नहीं, हेल्प की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में। जिन्हें भी ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास करना है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना परेशान और हैरान हुए, एकदम मुस्कुराते हुए मस्ती मस्ती से 22 तारीख को 3:15 पर पहली क्लास शुरू होने जा रही है। उस क्लास को ज्वाइन कर लो। कोई पैसा नहीं देना है उस दिन। पहली 2-3 कक्षाएं फ्री रहेगी आपके लिए। ज्वाइन कर लो। सारे के सारे आपके अंदर जो शक सुबह होंगे वो दूर हो जाएंगे। मजा ना आ जाए तो बताना। ओके, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, तो रेस्ट करो, रिकॉर्डेड क्लास ले लेना। आज तक ऐसा भूगोल कभी नहीं पढ़ा सर, आप ही क्लास खोने का मन नहीं करता। ओके, ठीक है बेटा। सोसाइटी, कम्युनिटी आदि में सब में अंतर बहुत अच्छे समझ में आया। इंट्रास्पेसिफिक एग्जाम्पल दे के क्लियर कर, कितना तो अच्छा एग्जाम्पल दिया था बेटा, उसके बाद भी अभी तुम्हें डाउट है। आज फिर से एक बात बता देंगे। एंथ्रोपोसिन का मतलब होता है वह कालखंड जिसमें मानव की अपनी भूमिकाएं प्रभावी हुई, उसे एंथ्रोपोसिन कहते हैं। और एंथ्रोपोसिन विलोपन का मतलब है कि एंथ्रोपोसिन कालखंड में मानवीय प्रक्रियाओं के प्रभाव से जो पर्यावरण में बदलाव आया है और उसमें जो जीव जातियां विलुप्त हुई हैं, उसे एंथ्रोपोसिन विलोपन कहते हैं। ठीक है, बहुत सरल है। ओके, सभी ऑप्शनल की क्लास, सभी नहीं, मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफी की पहली कक्षा में स्टार्ट करने जा रहा हूँ 22 तारीख से। आज आप लोगों के लिए एक नोटिस भी थी बट मैं नहीं लगा पाया।
नहीं लगा पाया, पर अब मैं उसे कल ही आप लोगों को दिखाऊंगा, कल ही आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर सकते। क्यों चेंज करोगे? जो लिए हो अच्छे से पढ़ो। सोशियोलॉजी लिया, कुछ भी लिया तो उसको पढ़ो ना बेटा। अरे भाई, मैं आर्थिक मानव नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से एक व्यवहारिक और सामाजिक मानव हूँ। अर्थ मेरे सिर पर इतना चढ़कर नहीं घूमता कि मैं बोलूं कि दूसरा सब्जेक्ट छोड़ो और ज्योग्राफी में। और नहीं बेटा, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे ऑप्शनल हैं। अगर आपका सॉरी दो तीन बातें दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट है और दूसरी बात आपको पढ़ने में उस विषय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ओके अखिलेश, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है श्रेय। ओके चलो अब टॉपिक पे आए दोस्तों। ओह ठीक है, परभक्षण क्या होता है आज हम बताएंगे। दूसरे को भक्षण कर जाना, दूसरे को खा लेना ही परभक्षण है। आज बताएंगे, आज बताएंगे। चलो अब आए बेटा, आप लोगों के कमेंट्स हो चुके हो तो सीधे टॉपिक पर आए। देखो, नो मोर कमेंट्स। देखो अब कमेंट्स देखते रहेंगे तो अब निश्चित रूप से क्लास में आ नहीं पाएंगे। आ जाओ, बढ़िया से आओ क्लास में, आप पूरे मन से आओ। चलो हर जगह से अपने मस्तिष्क को दूर करो और एकदम सीधे अब क्लास में उपस्थित हो जाओ। क्लास का मतलब प्रॉपरली क्लास में अब आओ। चलो क्लास के लिए तैयार हो जाओ। चलो बोलो कि तैयार हैं हम, मैंने तैयार हैं हम। और सभी एकदम पूरी तैयारी के साथ क्लास में आओ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे मन के साथ आओ, पूरे मनोयोग के साथ आओ। देखो थोड़ा सा लिंक करता हूं पीछे। कल हम लोग समुदाय की बात कर रहे थे और समुदाय में बात हो रही थी कि जीव जातियों की। समुदाय है तो समुदाय जीवों का होगा और जीव है तो जीवों की अपनी जातियां होंगी। जातियों का मतलब यहां प्रजाति से है। समुदाय की तमाम प्रकार की विशेषताओं में समुदाय में पाई जाने वाली विभिन्न जीव जातियों के अंतर संबंधों पर बात मैं कर रहा था। और अंतर संबंधों पर बात करते हुए मैंने दो प्रकार से बात की थी, एक इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा इंटर स्पेसिफिक। दो प्रकार के इंटरैक्शन की बात मैं कर रहा था। ये जो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन था तो मैंने बताया कि एक ही जीव जाति के मध्य के संबंध, जैसे मान लीजिए कि एक जीव जाति मानव है, जिसे आप होमोसेपियंस कहते हैं आज की डेट में। तो मानव की प्रजाति हो गई होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस में आपस में जो इंटरैक्शन पाया जाता है उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझना, मैं हूं और आप हैं और संस्था है, संस्था में सारे प्रबंधक लोग हैं। मैं हूं, आप हैं, विद्यार्थी लोग हैं, मतलब शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और यहां पर प्रबंधक हैं। इन तीनों की एक ही जीव जाति है। हम तीनों होमोसेपियंस से संबंधित हैं और हम तीनों में जो इंटरैक्शन हो रहा है ज्ञान अर्जन का और ज्ञान प्रदान करने का, यह भी एक इंटरैक्शन है। आप मुझसे जुड़े हो, मैं आपसे जुड़ा हूं। हम दोनों को जोड़ने का लिंक का जो काम कर रहा है, लिंकेजेस का काम कर रहा है, हमारा संस्था कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? संस्था क्या काम कर रही है? संस्था शिक्षक और विद्यार्थियों को आपस में जोड़ रही है ताकि तमाम विद्यार्थी शिक्षकों द्वारा प्रदान कराए गए ज्ञान का लाभ अपने जीवन निर्माण के लिए कर पाए, है ना? तो हमारे और आपके बीच, संस्था के बीच के जो संबंध हुए दोस्तों, ये इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप हो गए। तो अब दूसरे तरफ देखो आप, इंटर स्पेसिफिक में क्या क्या आता है। जैसे अब मैं हूं, एक एग्जाम्पल देखना। अब मैं हूं,
क्या मैं केवल अपने आप पर जीवित रह सकता हूं? नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मुझे अपनी जैविक जरूरतें पूरा करने के लिए भोजन चाहिए। अब भोजन में दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं। भोजन में शाकाहार हो सकता है, भोजन में मांसाहार भी हो सकता है, मांसाहार भी हो सकता है ना। तो अगर हम शाक, सब्जियां, फल, फूल, पत्तियां, कंद आदि खाते हैं तो हमारा संबंध वनस्पतियों से हो गया। अर्थात यहां पर भोजन के लिए मानव किस पर निर्भर हो गया? विभिन्न प्रकार की वनस्पति जगत से निर्भर हो गया, इसका संबंध इससे जुड़ गया। या कि मांस के रूप में खाता है तो विभिन्न जीवों को खाएगा मानव, तो जब विभिन्न जीवों को खाएगा तब जीवों से इसका संबंध हो गया। अर्थात एक जीव जाति का दूसरे जीव जाति के साथ, चाहे भोजन को लेकर हो, जल को लेकर हो, किसी और चीज को भी लेकर हो, प्रजनन आदि को लेकर हो, जब इंटरैक्शन होता है पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक के नाम से जानते हैं। यही बात कल की क्लास में बताया था। और फिर यह बताया था कि इन दो प्रकार के अंतर संबंधों का तीन परिणाम होता है, या कि पॉजिटिव होगा, या कि नेगेटिव होगा, या कि न्यूट्रल होगा। ये तीन प्रकार का परिणाम पर हमने चर्चा की थी कि ये तीन परिणाम प्राप्त होंगे, है ना। इस प्रकार के प्रजातियों के बीच के आपसी साहचर्य से, आपसी संबंधों से ये तीन प्रकार के परिणाम होंगे। और इन परिणामों को, इन संबंधों को हम विविध नामों से पुकारते हैं। और उन विविध नामों की चर्चा आज बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं ये कहूंगा कि पूरे पारिस्थितिकी विज्ञान में अभी आगे एक चीज और ज्यादा महत्वपूर्ण आएगी, उसके बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्लास आज का ये होने जा रहा है आपका। तो लिखें, सभी हेडिंग देंगे कि पारिस्थितिक समुदाय की प्रजातियों, हेडिंग देना है पारिस्थितिक समुदाय की प्रजातियों के आपसी साहचर्य के विविध उदाहरण, आपसी साहचर्य के विविध उदाहरण। अब कौन से विविध उदाहरण होंगे? तो सबसे पहला उदाहरण जिसे आप कहोगे, सबसे पहला सहजीवी संबंध। क्या कहोगे दोस्तों? सहजीवी। पहला उदाहरण है दोस्तों सहजीवी संबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है ना, सहजीवी संबंध। ठीक है, अब यहां पर दो जीव जुड़े हुए हैं। अब दो जीव मतलब दो अलग अलग प्रजाति के जीव जुड़े हुए हैं, और दोनों जीव कुछ इस उद्देश्य से जुड़े हैं कि उनका जीवन या उनकी आपस की जैविक क्रियाएं किसी न किसी स्तर पर एक दूसरे के माध्यम से सकारात्मक रूप से प्रभावित हो। मतलब सहजीवी संबंध का शाब्दिक अर्थ है जब साथ साथ जीने का प्रयास किया जाए। पति पत्नी के संबंध को सहजीवी संबंध नहीं कहेंगे, पिता पुत्र के संबंध को सहजीवी संबंध नहीं कहेंगे। सहजीवी संबंध यहां हम दो अलग अलग जातियों के साथ साथ जीने के संबंधों को बताना चाहेंगे, समझने की कोशिश करिएगा, समझिएगा। तो इस प्रकार के संबंध को, सहजीवी संबंध को हम तीन विषय बिंदुओं के अंतर्गत बताएंगे। सबसे पहला तो मैं बताऊंगा कि सहजीवी संबंध में परजीविता क्या होती है। परजीविता, जिसे आप लोग पैरासिटिज्म कहते हैं, तो परजीविता क्या होती है। तो दूसरे नंबर पर मैं बताऊंगा सहोपकारिता क्या होती है।
तो तीसरे नंबर पर मैं इसमें बताऊंगा, तीसरे नंबर पर मैं बताऊंगा कि सहभोजिता क्या होती है। क्या होती है दोस्तों? सहभोजिता अर्थात जो सहजीवी संबंध है वो 3 प्रकार का होता है। पैरासिटिज्म के रूप में होता है, म्यूचुअलिज्म के रूप में होता है और कॉमेंशनलिज्म के रूप में होता है। 3 रूप में। पैरासिटिज्म मतलब परजीविता का संबंध, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो म्यूचुअलिज्म मतलब सहोपकारिता का संबंध। तो तीसरे नंबर पर सहभोजिता का संबंध, जिसे कॉमेंशनलिज्म के नाम से जाना जाता है। इन तीनों बातों को जब हम समझेंगे तो इन तीनों की समग्रता ही सहजीवी संबंध को बताती है। आप सभी के सभी लोग याद करोगे, मैंने प्रवाल भित्तियों को उदाहरण में जब लिया था तो आपको सहजीवी संबंध समझाने की कोशिश की थी कि जो कोरल पॉलिप है वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ इस प्रकार की कैल्शियम कार्बोनेट की एक मजबूत कवच या खोल का निर्माण करता है, जिसे हम कोरल कप कहते हैं। और ये कोरल कप के चारों ओर रंग बिरंगी शैवाल पाई जाती है, जिसे हम ज़ूज़ैंथेलाई के नाम से जानते हैं। जब ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, कोरल पॉलिप और ज़ूज़ैंथेलाई, यहां पर ये कोरल पॉलिप है, कोरल पॉलिप की बात हमने की थी। जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था तब दोस्तों याद करो हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात की थी, पर वहां पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत संक्षेप में पढ़ाया था। यहां आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वही मैं आज बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पर टॉपिक की शुरुआत करनी है, एकदम शुरुआत करनी है, तो कैसे लिखोगे? सभी हेडिंग दोगे, सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और उसमें डैश देकर क्या लिखोगे? सभी पहले सहजीवी संबंध को थोड़ा सा परिभाषित करा देता हूं, तो लिखो जब दो अलग अलग, लिखना है जब दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य, जब दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य वैसा स्थायी संबंध हो, वैसा स्थायी संबंध हो, संबंध हो जिसमें कम से कम एक जीव को जीवित बने रहने के लिए, एक जीव को जीवित बने रहने के लिए, जीवित बने रहने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना होता है, दूसरे पर निर्भर रहना होता है। तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर इसके निम्नलिखित 3 प्रकार हैं, इसके निम्नलिखित 3 प्रकार है। नंबर 1 परजीविता, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म। अब परजीविता को बहुत अच्छे से समझाता हूं, जो कि आपको पहले समझ में आ जाएगा। ये जो परजीविता का संबंध है ना, तो पहले तो दोस्तों ये याद रखो सभी के सभी कि इसे पॉजिटिव एंड निगेटिव रिलेशनशिप कहा जाता है। जो परजीविता है तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव रिलेशन कहलाता है। कैसे ये पॉजिटिव एंड निगेटिव रिलेशनशिप है? देखो, इसमें बेसिकली 2 प्रकार के जीव जुड़े होते हैं, 2 प्रकार के जीव जुड़े होते हैं, जिसमें से एक प्रजाति को लाभ होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है, और दूसरे को हानि हो रही होती है, दूसरे को हानि। तो जो हानि है उसे हमने कह दिया निगेटिव,
और जो लाभ है उसे कह दिया हमने पॉजिटिव। तो एक तरफ निगेटिव हो गया और एक तरफ पॉजिटिव हो गया। अब समझो कैसी दो प्रकार की जातियां जुड़ी होंगी। इसमें जो दो जातियां जुड़ी होंगी उसमें से एक होगा जो पैरासाइट होगा। एक कौन होगा दोस्तों? पैरासाइट होगा। और तो दूसरे नंबर पर होस्ट होगा। एक होस्ट स्पीसीज होगी और दूसरे नंबर पर एक पैरासाइट स्पीसीज होगी। कैसे? एक उदाहरण देता हूं। आप सभी लोग हो, बोलो यस सर हूं। मैं जानता हूं आप सब बड़े बदमाश हो, मेरे जैसे कुछ। बोलोगे यस सर बिल्कुल हूं बदमाश। अरे यार इस उम्र में बदमाशियां हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ओके, अब बदमाशियां कैसे कर रहे होगे? मम्मी पापा जब बोलते होंगे कि जाओ फटाफट नहा के आओ तब भोजन मिलेगा, तो बाथरूम में जाते होंगे, कपड़े चेंज करते होंगे, थोड़ा बहुत पानी इधर उधर चुपड़ कर बाहर निकल आते होंगे, मम्मी पापा को बताते होंगे मैं नहा आया। आप में से तो मैं जानता हूं कुछ बदमाश लोग ऐसे होंगे कि हफ्तों से नहीं नहाए होंगे। मुझे पता है बिल्कुल नहीं नहाए होंगे। तो बिना नहाए जब आप हफ्तों से हो तो पहला तो सिर में बड़ा डैंड्रफ हो गया होगा, और कुछ लोगों के सिर में डैंड्रफ के साथ साथ जुएं भी आ गए होंगे। आ जाते हैं कि नहीं आते? अबे जुएं आ गए हैं तो दिन भर सिर खुजलाते रहोगे, कुछ ऐसा 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 ऐसा। आपका खून चूस रहा है जुआ, आपके सिर में रहता हुआ आपका खून पी रहा है और अपना बढ़िया ऐश कर रहा है, मस्ती कर रहा है, बच्चे पर बच्चे पैदा किए जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसे बाहर से कहीं कोई खेती करने की जरूरत नहीं है, आप पर रह रहा है और आपके ही खून चूस रहा है। अर्थात आप हो गए होस्ट और आपके सिर में पड़ा हुआ जुआ हो गया पैरासाइट। कुछ लोगों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जिनको थ्रेड वॉर्म कहते हैं, धागा कृमि कहते हैं। थ्रेड वॉर्म सफेद सफेद पड़ जाते हैं कीड़े। वो जो लोग ज्यादा मिठाइयां खाते हैं, ज्यादा लोग मीठे के शौकीन होते हैं, खासकर बच्चों में यह प्रॉब्लम बहुत देखने को आती है। डॉक्टर सलाह देता है कि इसे एल्मिंडाजोल पिलाइए, बच्चों में खासकर ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब कीड़े पड़ते हैं तो कीड़ों को बाहर से कहीं से कुछ खेती करने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी आंतों में बैठा है और आपकी आंतों को ही चूस रहा है, आपकी आंतों से रक्त चूस रहा है। तो आप हो गए उसके होस्ट और आपके आंतों में पड़ा हुआ जो थ्रेड वॉर्म है वो हो गया पैरासाइट। वो आपसे रक्त इसी प्रकार से चूसता रहता है। आपके घर में कुत्ते होंगे, बिल्ली होंगी, पालतू पशु तो होंगे कि नहीं होंगे, गाय बछड़े आदि होंगे। उनके शरीर में कील लग जाती है, उनके शरीर में पिस्सू पड़ जाते हैं। तो ये कील है, पिस्सू है, कील को अलग अलग नामों से आप पुकारते हो अपने अपने गांवों में। तो जो कील उनके शरीर में लग जाते हैं, पिस्सू पड़ जाते हैं, उन्हीं जीवों का ही रक्त चूसते हैं। इन सभी को कहेंगे पैरासाइट। और जिनका रक्त चूस रहे होते हैं, जिन पर वह अपने जीवन के लिए आश्रित होते हैं, तो उन्हें कहेंगे होस्ट। तो यहां होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, होस्ट को क्या करते हैं? नुकसान। तो होस्ट के लिए होगा निगेटिव और अपने आप को लाभ पहुंचाते हैं तो वो हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये जंतु जगत में तो प्राप्त होती ही है क्रियाविधि, पादप जगत में भी प्राप्त होती है। पादप जगत में कैसे प्राप्त होती है इसे समझो। पादप जगत में आपने दोस्तों अमरबेल का नाम सुना होगा। सुना कि नहीं सुना? बोलो यस सर पक्का सुना। अमरबेल का नाम सुना। अमरबेल को, उसकी बेल को तोड़ो और किसी पेड़ पर लटका दो। थोड़े समय बाद देखोगे कि अमरबेल उस पूरे के पूरे पेड़ को छाली है। अमरबेल कहीं बाहर से कोई खेती करने नहीं जाती, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। जो होस्ट, जिस पेड़ पर अमरबेल छाई हुई होती है, उस पेड़ द्वारा किए गए फोटोसिंथेसिस निर्मित भोज्य रसायन को ही चूसती है और अपना जीवन यापन करती है। अर्थात अमरबेल हो गया पैरासाइट और जिस पेड़ पर यह आश्रित है वो
पेड़ हो गया उसका होस्ट। तो अमर बेल जैसे कुछ पादप वर्ग भी होते हैं जो पैरासिटिज्म की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे लिखोगे दोस्तों, पैरासिटिज्म के बारे में लिखोगे, परजीविता के बारे में लिखोगे, तो ए पॉइंट करके लिखो, परजीविता लिखो। लिखो, इस प्रकार की अंतरक्रिया में, इस प्रकार की अंतरक्रिया में पैरासाइट जीव जाति को लाभ, बिल्कुल जोंक का जो उदाहरण दिया है, बेस्ट एग्जांपल जोंक भी है प्रिया। कोई भी एग्जांपल, मेरे पास 100 एग्जांपल, पर सारे उदाहरण दिए नहीं जा सकते ना। इसमें पैरासाइट प्रजाति को लाभ, जबकि होस्ट प्रजाति को हानि पहुंचती है। होस्ट प्रजाति को हानि पहुंचती है। इसीलिए ऐसे संबंध को पॉजिटिव निगेटिव रिलेशनशिप कहा जाता है। अंकित पूछ रहा, अंकित कुशवाहा कि ये पादप क्या होता है? पादप होता है मेरा सर और मेरे सर के बाल। देखो ये पादप है। कहाँ है तुम्हारे चरण बेटा? ओके, कुछ बच्चे तो बदमाश होते हैं, बोलते हैं सर आइए ना आइए ना, ये है मेरे चरण रखे हुए हैं। ओके, तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखा आपने? इसे पॉजिटिव निगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। बिल्कुल इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं अर्चना बिटिया, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पूर्ण विराम लिखें। कभी कभार पैरासाइट मतलब परजीवी आकार में इतने छोटे होते हैं कि वह होस्ट से पोषण तो प्राप्त करते ही हैं, ठीक है, आश्रय भी प्राप्त करते हैं, जैसे मानव के सिर में पड़े हुए जुएं को जुआ कहते हैं। मानव के सिर में पड़े हुए जुएं पैरासाइट हैं, जबकि मानव होस्ट। पूर्ण विराम। सरल उदाहरण जो एकदम आसानी से समझ में आ जाए। जोक का उदाहरण भी खूब समझ में आएगा आपको, पर सरल उदाहरण देना है, सरल, कोई दिक्कत ही ना हो, सबको समझ में आ जाए तुरंत। हमारे सिर में भाई जुएं पड़े हुए हैं। अरे आपके नहीं पड़े हुए हैं भाई, मैं जानता हूं आप अच्छे लोग हो, पर एक उदाहरण देने के लिए पूर्ण विराम लिखें। रचन करते हुए लिखना कि परजीविता में परजीवी अपने आश्रय प्रदाता को हानि तो पहुंचाते हैं,
पहुंचाते हैं, परंतु उसकी मृत्यु नहीं करते हैं, मृत्यु नहीं करते। पूर्ण विराम। जैसे मवेशियों का खून चूसने वाला जोंक, मवेशियों का खून चूसने वाला जोंक, पिस्सू, पिस्सू आदि आदि आदि। पूर्ण विराम लगाएं। लिखिए, पौधों में अमरबेल परजीवी का उत्तम उदाहरण है। पौधों में अमरबेल परजीवी का उत्तम उदाहरण है, उदाहरण है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पहली बात पूरी हुई, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में परजीविता पूरी हुई। अब हम दूसरे को आएंगे, हम सहोपकारिता पर बात करेंगे। अब हम म्यूचुअलिज्म पर बात करेंगे। व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? देखो दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से परहेज करोगे ना, तो आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कभी नहीं सीख पाओगे। आपको परफेक्ट नॉलेज के लिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, और ना केवल टंग में लाना पड़ेगा बल्कि लेखन में भी उपयोग करना पड़ेगा, तब जाकर आप बढ़िया उत्तर भी लिखोगे आप। तो ठीक है, तो यहां पर सहोपकारिता की अब बात करना, म्यूचुअलिज्म की बात करना है, जिसको हम लोग म्यूचुअल इंटरैक्शन कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? अब देखो ध्यान से। म्यूचुअलिज्म दोस्तों दुनिया का सर्वोत्तम संबंध कहलाता है। म्यूचुअलिज्म सर्वोत्तम संबंध कहलाता है। कैसे सर्वोत्तम? उमा कश्यप बढ़िया प्रश्न पूछा बेटा। जिस समय चूस रहा होता है उस समय आश्रय प्राप्त कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब सर्वोत्तम संबंध मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसमें दोनों को लाभ हो रहा होता है, अर्थात ये पॉजिटिव रिलेशन का उदाहरण है दोस्तों। ये पॉजिटिव रिलेशन का उदाहरण, उत्तम, ये सतोगुणी संबंध है, आप ये कह सकते हैं। अब कैसे सतोगुणी संबंध है? जिसमें दो लोग जुड़े और दोनों को लाभ हो रहा है। उदाहरण दूं मैं, राजेश मिश्र और आप दोनों म्यूचुअलिज्म से जुड़े हैं। कैसे? संस्था और राजेश मिश्र दोनों म्यूचुअलिज्म से जुड़े हैं। कैसे? उदाहरण से देता हूं। मैं आपसे जुड़ा तो मुझे आपसे क्या लाभ मिल रहा है? धन अर्जन हो रहा है, धन अर्जन हो रहा है, तो उस धन का उपयोग कर मेरा जीवन चल रहा है। तो दूसरे तरफ ध्यान से सुनना, दूसरे तरफ ध्यान से। आपको क्या लाभ हो रहा है? आपको मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिससे आपका जीवन संवर जाएगा। दोनों को लाभ प्राप्त हुआ जुड़ाव से। तो इस तरह का संबंध ही म्यूचुअलिज्म कहलाता है। जो हमने यहां पर कोरल रीफ का एग्जाम्पल दिया था, प्रवाल भित्तियों का उदाहरण दिया था, कि कोरल पॉलिप है जो कि जूजेंथेलाई से भोजन प्राप्त करता है, और जूजेंथेलाई है जो कोरल पॉलिप में आश्रय एवं सुरक्षा प्राप्त करता है। मतलब दोनों को लाभ प्राप्त हो रहा है। जब हम बात लाइकेन की करते हैं, तो लाइकेन में एक तरफ फंजाई होता है तो दूसरे तरफ एल्गी होती है। एक तरफ फंजाई होता है और दूसरी तरफ एल्गी होती है। तो कवक एवं शैवाल भी दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे होते हैं। और जब इस प्रकार से दो जातियां, पृथक पृथक जातियां हैं, एक दूसरे से जुड़कर लाभ पहुंचा रहे होते हैं, तो इसे हम म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। अब कोई बच्चा ये प्रश्न मत कर देना कि सर मैं और आप तो एक ही जाति के थे, तब आपने उदाहरण ऐसा क्यों दे दिया? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, समझाने के लिए दे दिया था, समझाने के लिए दे दिया था। कुछ बच्चों ने उदाहरण दिया सर जैसे एनिमल एंड बर्ड्स, मतलब बिल्कुल सही उदाहरण है, बिल्कुल एकदम शानदार उदाहरण है कि जंतुओं के पीठ पर बैठकर चिड़िया उनके शरीर के कील आदि खा रही होती हैं, तो दोनों को लाभ मिल रहा होता है।
दोनों को लाभ मिल रहा होता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। मगरमच्छ मुंह खोला बैठा हुआ है, धूप सेक रहा है, उसके दांतों में मांस फंसा हुआ है। अब उस मांस फंसे होने की वजह से उसको शिकार करने में दिक्कत हो रही है। अब मगरमच्छ मुंह खोला बैठा और उसके मुंह के अंदर, उसके मुंह में बैठी है एक चिड़िया और उसके दांतों से उसका मांस निकाल निकाल कर चिड़िया खा रही है। दोनों को लाभ हो रहा है। मगरमच्छ को भी लाभ, उसके दांतों में फंसा हुआ मांस निकल रहा है, और चिड़ियों को भी लाभ हो रहा है, उसे मांस खाने को मिल रहा है। इतना उदाहरण भरा पड़ा है दोस्तों कि एग्जाम्पल तो मैं एक दो ही देता हूं, कोई भी उदाहरण आप ले लो, कोई भी उदाहरण ले लो, ठीक है ना। तो म्यूचुअलिज्म पर आइए, आप सहोपकारिता पर आइए, तो लिखें लिखें कि यह पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप, यह पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप का उदाहरण है, जिसमें जिसमें संबंधों में जुड़ी संबंधों में जुड़ी जुड़ी संबंधों में जुड़ी व्हाट दोनों प्रजातियों को लाभ हो रहा है या लाभ होता है। पूर्ण विराम। जैसे प्रवाल भित्तियों में प्रवाल जीव एवं जूजेंथेलाई का संबंध, प्रवाल जीव एवं जूजेंथेलाई का संबंध, कॉमा लगाते हुए लाइकेन में कवक एवं शैवाल के मध्य का संबंध, लक्ष्मी ठीक लिखे हो बेटा, ठीक है सोनू, संबंध तो कॉमा लगा के लिखेंगे। और फूलों की वाटिका में पुष्प एवं तितली या भौरे के मध्य का संबंध, तितली या भौरे के मध्य का संबंध, जिसे पशुरति, बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों ये, जिसे पशुरति या जंतु परागण, पशुरति या जंतु परागण कहा जाता है, कॉमा लगाइए, ध्यान से। जंतु प्रकीर्णन का संबंध, लेकिन जंतु प्रकीर्णन का सर्वोत्तम उदाहरण चिड़िया का दाने को खाकर जंगल में बिखेरना है, चिड़िया का दाने को खाकर जंगल में बिखेरना है। जैसे ब्लू लेग बर्ड, मतलब नीले टांगों वाली चिड़िया, ब्लू लेग बर्ड सागौन के दाने को खाकर पूरे जंगल में बिखेरती है, सागौन के दाने को खाकर
पूरे जंगल में बिखेरती है, जिससे जिससे सागौन के नए नए पौधे उग आते हैं। पूर्ण विराम। इतना सारा उदाहरण दे दिया, जंतु प्रकीर्णन का उदाहरण दे दिया, पशुरति का उदाहरण दे दिया, सामान्य उदाहरण दे दिया, सब टाइप के आपके पास उदाहरण हो गए। मानव जीवन का भी उदाहरण है। मकान मालिक और किराएदार के बीच का संबंध मैंने प्रवाल भित्तियों में आपको समझाया था। शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य के संबंध हमारे और आपके बीच के संबंधों में से है। ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे देखो। नेक्स्ट है सहभोजिता, जिसे कहते हैं कॉमेंशलिज्म। क्या कहते हैं इसे? सहभोजिता का स्पेलिंग जरूर लिख दो, कॉमेंशलिज्म। कॉमेंशलिज्म, ठीक है। अब इस सहभोजिता एक अलग प्रकार का संबंध है, जिसमें से ध्यान रखना, सहभोजिता में एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को कोई लाभ नहीं होता। दूसरे को कोई लाभ नहीं होता। दूसरे को कोई प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दूसरे को कोई न तो लाभ हो रहा होता न हानि हो रही होती। हालांकि मैंने आपसे बताया था, आपको कल की कक्षा याद होगी दोस्तों, कि मैंने बताया था कि न्यूट्रल रिलेशनशिप पारितंत्र विज्ञान में संभव नहीं है। हमें प्रत्यक्ष लाभ नहीं हो रहा, तब भी आप कह सकते हो अप्रत्यक्ष लाभ तो जरूर होता है। कैसे? एक उदाहरण देकर समझाता हूं। सपोज मैं यहां से गांव गया और मुझे लगा कि मेरे गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें भी अच्छा शासक, प्रशासक, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट आदि बनना चाहिए, अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहिए। इस उद्देश्य से गांव जाकर मैंने एक स्कूल खोली और उसमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। एक उदाहरण देता हूं, उसमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। तो इस मुफ्त शिक्षा से बच्चों को तो लाभ हुआ, पर मुझे उस शिक्षा से कोई लाभ नहीं हुआ। पर मानव दुनिया का सबसे बदमाश प्राणी है दोस्तों। मुझे सच्चाई है कि उससे कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, मुझे प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ नहीं हुआ, लेकिन कहने वाले तो कनखियां लगाते हैं, बोलते हैं देखा दिल्ली में कमाता है खूब घूस और यहां आकर स्कूल खोलकर उस पैसे को चला रहा होगा। अरे मैं सब जानता हूं, बड़ा बदमाश है, बचपन से बड़ा बदमाश था ये, अपने पैसे का न्यारा वारा करने के लिए यहां स्कूल खोला है। ओके, बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। अरे उनके मुंह में पतीला थोड़ी लगाओगे आप। उन्हें क्या बताए कि अरे यार यहां पाई पाई की कमाई सरकार की निगरानी की है, एक एक रुपया व्हाइट मनी आता है, यहां ब्लैक मनी का चलन नहीं है। सारे बच्चे बैंक में पैसा जमा करते हैं, व्हाइट है। वही बैंक का पैसा मुझे मिल गया, व्हाइट है। जितना रुपया मिला एक एक पैसा टैक्स जमा किया, व्हाइट है। पर ध्यान से सुनना, चलो कुछ बच्चों ने मान भी लिया, तो अभिलाष जैसा कुछ बच्चा तैयार हो जाएगा। कुछ लोगों ने मान भी लिया, चलो तुम्हें आर्थिक लाभ नहीं हुआ, तो कुछ बोलते हैं हो गया, मुझे पता है जितना दरिया दिल है। अरे भाई वहां इतना तमाम तरीके से एन केन प्रकार कमाता है ना, तो यहां आके इसलिए लगाता है कि कम से कम मानसिक सुकून मिल सके, अपने मानसिक शांति के लिए कर रहा है, किसी वैसे न कर रहा है, अपनी मानसिक शांति के लिए लगा रहा है। इसका भी जवाब लोगों के पास हो गया। ओके, कुछ लोग और इससे भी ज्यादा बढ़कर, उन्हें बोलना तो है क्योंकि बोलने की बीमारी है, बिना बोले तो रह नहीं सकते। तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, हो गया इसलिए लगा रहा है ताकि इसे प्रारब्ध जो इसका था एक पूर्व का कर बन जाए, तो अच्छे बनने की लालच में अच्छी शिक्षा दे रहा है। मुझे सब पता है, हो गया, लालच है, सब जगह लालच लगता। तो यार ऐसे लोगों को प्रणाम है। बताइए, जो ये रिलेशनशिप मैंने बताई,
जिसमें से एक को सकारात्मक लाभ हुआ है परंतु एक को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ, इसे ही हम यहां पर सहभोजिता के अंतर्गत रखते हैं। चलो हटाते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं। हमने रास्ते में चलते हुए लगाया लंगर। क्यों लंगर लगाया? कि रास्ते से जाते हुए जो भी पथिक भूखा प्यासा होगा एटलीस्ट भोजन करके जाएगा, उसकी भूख और प्यास मिटेगी तो भोजन करके जाएगा। तो मेरे लंगर लगाए जाने से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ, परंतु जो यहां से गुजर रहा था उसने पानी पिया, उसने 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 भोजन किया, तो पानी पिया और भोजन किया तो उसे प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो गया। तो इसे कहेंगे दोस्तों, इस प्रकार के संबंध को कहेंगे सहभोजिता, सहभोजिता का संबंध। अब फिर से यहां दिमाग लगाया जा सकता है कि अरे लंगर लगाया होगा, कोई मन्नतें पहले मांगी होगी, वो पूरा हो गया होगा तो लंगर लगाया होगा, मुझे सब पता है उसके बारे में। अरे यार भाई, तो तुझे सब पता है तो तू अपना दिमाग बुद्धि अपने पास रखना, यहां पर पहले टॉपिक पढ़ ध्यान से, ठीक है ना। तो इस प्रकार के संबंध। अब देखो ये तो आप लिखोगे नहीं, कॉपी में इसको लिखने से नंबर तो आएगा नहीं। अब कॉपी में क्या लिखने से नंबर आएगा वो ध्यान से सुनना है, वो ध्यान से सुनना है। तो सभी के सभी लोगों को क्या लिखना है, पहले शुरुआत करो इसे कॉमेंशनलिज्म के बारे में, सहभोजिता के बारे में, कि जब एक प्रजाति के जीव को, जब एक प्रजाति के जीव को तो लाभ प्राप्त होता हो परंतु दूसरी प्रजाति को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष हानि ना हो रही हो, दूसरी प्रजाति को प्रत्यक्ष हानि ना हो रही हो, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, यह 3 प्रकार की होती है। कौन? सहभोजिता नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब 3 प्रकार की कैसी होती है ध्यान से देखेंगे। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पहली है जिसको कहते हैं एपीफाइट्स, एपीफाइट्स। दूसरी है जिसे कहते हैं लियाना। तीसरी है जिसे कहते हैं एपीजोन्स, जो लियानाज जो होते हैं इन्हें ही कहते हैं दोस्तों क्लिम्बर्स। इन्हें ही क्या कहते हैं? क्लिम्बर। क्लिम्बर के नाम से जानते हैं। तो ये जो सहभोजिता का संबंध है वो 3 वर्गों में विभाजित है। एपीफाइट्स है जिन्हें हिंदी में अधिपादप कहेंगे दोस्तों। क्लिम्बर्स हैं जिन्हें, क्लिम्बर्स की हिंदी तो क्लिम्बर ही होगी, जिसको बेल या लता कहते हैं। यस, इन्हें बेल एवं लताएं कहते हैं। और एपिजोन्स बेसिकली जंतु एवं पादप के बीच का संबंध है, और इसे अब मैं आपको समझाना चाहूंगा। एपीफाइट्स क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों, सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो विविध प्रकार की, जिसे हम अधिपादप कहते हैं। पहले तीनों को समझाता हूं, पहले आप समझ लो फिर लिखाऊंगा। अधिपादप कहते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फर्न, जिसमें से ऑर्किड्स आते हैं, तमाम प्रकार के ऑर्किड्स आते हैं, ऑर्किड आते हैं, फर्न सबसे अच्छा उदाहरण है। आप क्या देखोगे कि मान लो कि एक कोई यहां पर पेड़ है, एक कोई यहां पर पेड़ है। अब पेड़ की तमाम ये डाली हैं, टहनियां हैं, तने हैं, ये पेड़ है, समझ रहे हैं? ये पेड़ है, पेड़ है। मैं बहुत आर्टिस्टिक नहीं हूं बेटा, बट समझ लो कि हाँ सर जो बताना चाहते हैं उसका मतलब क्या है। अब इस पेड़ की टहनी में, डाली में यहां कोई एक छोटा पौधा उग आया।
इस डाली या टहनी में यहां कोई पौधा उग आया। क्यों यहां उगा हुआ है ये पौधा? ताकि जब सूर्य की किरणें आए तो इसे धूप प्राप्त हो सके। धूप का मतलब है प्रकाश और तापमान प्राप्त हो सके। दो बातें हैं, प्रकाश और ताप प्राप्त हो सके। अगर ये पौधा यहां उगता तो यहां छाया पड़ जाती पेड़ की छाया की वजह से ये पौधा यहां नहीं पनप पाता, यहां विकसित नहीं हो पाता। तो ये पौधे की डाली या टहनी, तने आदि में ही अपना स्थान बना लेता है ताकि इसे पर्याप्त धूप का मतलब तापमान एवं प्रकाश की प्राप्ति हो सके और ये अपना फोटोसिंथेसिस कर जीवन यापन कर सके। ध्यान से, ये पौधा यहां इस पर अपना आश्रय तो बनाता है, लेकिन पौधे का मुख्य उद्देश्य आश्रय नहीं होता बल्कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो यह पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, भोजन ऊर्जा के लिए अपने मुख्य पौधे पर, होस्ट पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करता है। होस्ट पर निर्भर नहीं करता है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है और स्वयं की क्रियाओं पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के पौधे को ही क्या कहा जाता है? अधिपादप कहा जाता है दोस्तों। इसे ही हम एपीफाइट्स कहते हैं। ओके, अब दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, जिसे आप क्लिंबर कह रहे हैं, बेल या लता कह रहे हैं। बेल या लताओं में आपने ढेर सारे उदाहरण आपने देखे अपने ही यहां पर। लौकी का आपने पौधा देखा होगा। लौकी का पौधा हम सबके घरों में, लौकी है, कद्दू है, तोरी है, इन सब के पौधे हमारे सबके घरों में लगाए जाते हैं। जैसे बारिश हुई, बारिश के समय पर लौकी के दाने जमीन पर गाड़ दिए और अपने छापर पर या अपनी बाड़ आदि में उसे पौधे को चढ़ा दिए, वो धीरे धीरे पूरे बाड़ में फैल जाएगा, छत में फैल जाएगा, जो हमारी छापर होती है उसमें फैल जाएगा और हमें बढ़िया बढ़िया लौकी प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक पेड़ था। इस पेड़ के आसपास अपना स्थान बनाता है कोई एक दूसरा प्रजाति का पौधा। वो प्रजाति का पौधा बनाया और अब अगर ये यहां तक सीमित रहा ना तो इसे पर्याप्त धूप नहीं मिलेगी, पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलेगी। तो पर्याप्त धूप एवं प्रकाश प्राप्ति की चाहत में धीरे धीरे वह इस पौधे के ऊपर तक चला जाएगा और ऊपर तक जाकर यहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, यहां पहुंच गया और यहां पर अपनी पत्तियों आदि का विकास कर दोस्तों यह सूर्य की किरणों से लाभ प्राप्त कर अपना प्रकाश संश्लेषण कर रहा होगा। इसका अपना सेल्फ फोटोसिंथेसिस होगा। मतलब यहां ये भी अपना प्रकाश संश्लेषण करता है। ये जो होस्ट पौधा है उस पर निर्भर नहीं है, न ये निर्भर है न ये निर्भर है। ये अपना मौलिक रूप से धरती माता से जल एवं पोषक तत्व लेता है, सूर्य का प्रकाश यहां से प्राप्त करता है, पर इसका सपोर्ट लेकर ऊपर तक क्यों गया? ताकि पर्याप्त प्रकाश आदि इसके लिए मिल सके। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, इस समय जब से कोरोना आया तो बाबा रामदेव ने गिलोय को फेमस कर दिया। तो गिलोय का आपने अगर पौधा देखा है, पान का अगर आपने पौधा देखा है, अपने घर आदि के आसपास लौकी का पौधा अगर आपने देखा है, तो इन सब के पौधे को आप देखेंगे कि ये समीपी पेड़ से मैकेनिकल सपोर्ट तो लेते हैं, एक यांत्रिक सपोर्ट तो लेते हैं ऊपर जाने के लिए, पर उस पेड़ को प्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचाते। यहां प्रत्यक्ष क्षति का मतलब प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाने से है, ये भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे पौधों को बेल या लताएं कहते हैं, इन्हें ही हम क्लिंबर्स कहते हैं या इन्हें ही हम लियनाज के नाम से जानते हैं। लियना कहलाते हैं, लियनाज के नाम से
जानते हैं, जानते हैं। अब एक तीसरे नंबर पर हमने बताया एपी जोन्स। तीसरे नंबर पर हमने क्या बताया दोस्तों? एपी जोन्स की बात बताई। अब मान लो कि यहां पर एक मगरमच्छ लेटा हुआ है। अब मैं मगरमच्छ कैसे बनाऊं? मान लो ये मगरमच्छ लेटा हुआ मुंह खोलकर, बन गया मगरमच्छ। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं? ये बन गया मगरमच्छ। अब मैं इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। ये मगरमच्छ लेटा हुआ है दोस्तों। अब देखोगे आप, मगरमच्छ जब पानी से निकलकर बाहर लेटा होता है तो मगरमच्छ के पीठ पर खूब ज्यादा मात्रा में काई चिपकी हुई होती है, मांस लाइकेन आदि चिपके हुए होते हैं इसके पीठ पर, खूब ज्यादा मात्रा में शैवाल चिपकी हुई होती है। तो मांस है, लाइकेन है, एल्गी है, होते कि नहीं है? तो इसमें मैं लिख देता हूं शैवाल एवं काई आदि। शैवाल एवं काई चिपकी हुई होगी। अब ये बताओ कि शैवाल एवं काई मगरमच्छ के पीठ पे चिपकी है तो मगरमच्छ को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। पर शैवाल को फायदा हुआ, इसको आश्रय मिल गया। शैवाल को क्या फायदा हुआ? इसको आश्रय मिल गया। तो यहां पर जब इनके बीच के संबंध है कि एक जंतु है और एक पादप है, जब पादप एवं जंतु के बीच के ऐसे संबंध होते हैं दोस्तों, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे एपिजोन्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? एपिजोन्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हो गए। कौन आया भाई? कमेंट्स यहां से हटाकर चला गया, मुझे दिखेगा भी नहीं बच्चों की क्या प्रॉब्लम है। जस्ट वेट, मैं बुला लेता हूं पहले। ऐसा कौन किया भाई? किसने? तो स्टूडियोज में प्रॉपर नेटवर्क ना होने से अच्छी देखो, कमेंट्स कौन बंद करे? बच्चे के प्रश्न नहीं देखते ना, मान लो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही तो। ओके, ठीक है, ठीक चल रहा है। तो कुछ दिक्कत तो नहीं है अब? सही है। ओके ओके, थोड़ा देखते रहना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ ओके दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया? तो ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं, ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? एपिफाइटिज्म के अंतर्गत आता है, क्लिम्बर्स के अंतर्गत आता है, एपिजोन्स के अंतर्गत आता है। अब आप लोगों को क्या उदाहरण देखना है? क्या उदाहरण देखना है कि यहां पर जब भी कुछ इस पैटर्न के एग्जाम्पल मिले तो आपको आंसर सही करना है, क्योंकि दुनिया के सारे उदाहरण क्लास में हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल दोस्तों नहीं है। पर ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे तो निश्चित रूप से आपको ठीक ठीक प्रकार से आंसर निकल आएगा। अच्छा, इसका नाम है, इसका नाम होता है दोस्तों आधिजंतु। इसको क्या बोलते हैं? आधिजंतु। इसका हिंदी आधिजंतु होता है, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है अभिलाष कि यूपीएससी में यही सब है बेटा, कॉन्सेप्ट्स, जिनको घुमा फिरा कर कभी कॉन्सेप्ट्स के रूप में और कभी तो आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट्स के रूप में नहीं तो फैक्ट्स के रूप में पूछता है। और जो बंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं ना, ऐसे प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, समझ गया अंशिका बेटा, समझ गया बेटा। ओके चलो, अब तो हम लोग उपस्थित हैं, कई दिनों तक रहेंगे साथ, ठीक है। चलो आ जाओ यहां पर। तो इन तीनों के बारे में जब बताया तो अब समझ में आ गया ना। ओके, तो अब लिखो सभी के बारे में। सबसे पहले लिखो अधिपादप, एपिफाइट्स। एपिफाइट्स, एपिफाइट्स में ऐसा लिखेंगे कि लिखे यह दो प्रकार, दो पृथक पादप प्रजातियों के मध्य, दो पृथक पादप प्रजातियों के मध्य
मध्य का संबंध है, जिसमें जिसमें आश्रित प्रजाति, आश्रित प्रजाति, प्रजाति, प्रजाति मुख्य, मुख्य, मुख्य वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाती, मुख्य वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाती, नहीं पहुंचाती, बल्कि बल्कि अपनी स्वयं की क्रियाओं से, अपनी स्वयं की क्रियाओं से, क्रियाओं से, प्रकाश जितना तुम ये बात लिख रहे हो उतने में तुम क्वेश्चन लिख दिए होते। अपनी स्वयं की क्रियाओं से अपने भोजन का संग्रह करती है। संग्रह करती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है ना। जैसे 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 फर्न, ऑर्किड आदि के पौधे, फर्न, ऑर्किड आदि के पौधे किसी दूसरे वृक्ष की डाली या टहनी, किसी दूसरे वृक्ष की डाली या टहनी, टहनी, टहनी पर रहते हुए अपने स्वयं का भोजन निर्माण करते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। अब दूसरे नंबर पर लिखो बेल या लताएं, जिनको क्लिम्बर्स लिखो या लियनाज, बेल या लताएं लिखो। इस वर्ग में वैसे पौधे आते हैं, इस वर्ग में वैसे पौधे आते हैं। प्रकाश तुम थोड़ा सा सोचो बेटा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हारे प्रश्न में ही है। वैसे पौधे आते हैं जो जो अपनी अपनी मौलिक क्रिया के लिए, मौलिक क्रिया के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं। मौलिक क्रिया मतलब पौधों का काम है भोजन बनाना, स्वयं पर निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, परंतु परंतु समीपी पौधे या वृक्ष का सहारा लेकर, पौधे या वृक्ष का सहारा लेकर प्रकाश एवं ताप प्राप्ति की चाहत में, चाहत में, चाहत में, चाहत में मुख्य पौधे के शीर्ष तक चले जाते हैं, मुख्य पौधे के शीर्ष तक चले जाते हैं। जैसे गिलोय, गिलोय, पान, पान आदि, आदि। पूर्ण विराम। अब एक लाइन नीचे लिखेंगे, दोनों दोनों के साथ एक लाइन नीचे लिखेंगे, पैरा चेंज करते हुए लिखें अधिपादप कॉमा बेल एवं लताएं सर्वाधिक रूप से, अधिपादप कॉमा बेल एवं लताएं सर्वाधिक रूप से, सर्वाधिक रूप से विषुवतीय वर्षा वनों के साथ साथ, विषुवतीय वर्षा वनों के साथ साथ, साथ साथ, साथ साथ क्या, वॉट दोस्तों, वनों के साथ साथ मानसून वनों में, मानसून वनों में पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। अब देखो जो प्रकाश का प्रश्न है उस प्रश्न से देखो, उस प्रश्न के जवाब को देखो। ओके प्रकाश, मेरी शुभकामनाएं हैं बेटा, तुम बहुत अच्छा करो, पर पहले प्रश्न का जवाब सुनो सभी। इसने पूछा है कि सर परंतु ये जो दूसरा पौधा है ये आश्रय तो प्राप्त कर रहा है, ये जो दूसरा पौधा है ये पहले पौधे की मदद तो जरूर ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है, पर यहां यह भी देखना है कि पौधे की मुख्य क्रिया क्या कहलाती है। पौधे की मुख्य क्रिया केवल आश्रय है या दूसरे स्थान पर पौधे की मुख्य क्रिया, जब पौधा पौधा के संदर्भ में, पौधा जंतु के संदर्भ में नहीं, जब पौधा पौधा के साथ संबंध बनाता है तो पौधे की मुख्य क्रिया आश्रय प्राप्त करना नहीं होता, पौधे की मुख्य क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वह स्वयं पर निर्भर होता है, दूसरे या होस्ट पौधे पर निर्भर नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के संबंध को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? सहभोज्यता के अंतर्गत रखोगे। आप लोगों ने गांव में कभी कभी देखा होगा कि पेड़ यहां पर आम का है और आम के पेड़ में पीपल का पौधा एक उग आया है। नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया? आपने यह भी देखा होगा कि आम का पेड़ है या महुआ का पेड़ है या जामुन का पेड़ है, उसमें बरगद का पौधा उग आया है। तो ध्यान रखना, धीरे धीरे बरगद का पौधा बड़ा होता होता उस आम को नष्ट कर देता है, लेकिन फिर भी वो बरगद, वो पीपल का पौधा सहभोज्यता का ही उदाहरण कहलाता है, क्योंकि बरगद एवं पीपल अपनी मुख्य क्रिया के लिए आम पर निर्भर नहीं है, महुआ पर निर्भर नहीं है, जामुन पर निर्भर नहीं है, वह अपनी मुख्य क्रिया के लिए सूर्य तथा सूर्य के प्रकाश, वायुमंडल की आर्द्रता तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर है। इसीलिए इस संबंध को सहभोज्यता के अंतर्गत ही लिखते हैं बेटा, रखते हैं। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? ओके, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एपिजोन्स की। तो लिखो अधिजंतु। अधिजंतु लिखे कुछ विशेष प्रकार की शैवाल या काई का। अब यहां पर जंतु एवं शैवाल के बीच का संबंध हो गया, तो कुछ विशेष प्रकार के शैवाल या काई का जंतुओं के कवच, जंतुओं के कवच जो ऊपर की कवच या खोल में विकसित हो जाना, खोल में विकसित हो जाना, विकसित हो जाना, जैसे मगरमच्छ या कछुए के कवच में शैवाल विकसित हो जाती है, विकसित हो जाती है। पूर्ण विराम। तो ये हुआ दोस्तों पहला हुआ सहजीवी संबंध। नोटिस करो, हमने दोस्तों इतना गहराई से हर बात पढ़ा दे रहे हैं कि आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आए। तमाम प्रकार के संबंधों में पहला संबंध हमने बताया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के 3 वर्ग बनाए, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंशनलिज्म। इन तीनों में से कमेंशनलिज्म के बारे में इसके 3 प्रकार के उदाहरण थे। इसके 3 उदाहरण में एपिफाइटिज्म था, क्लिम्बर्स या लियनाज का संबंध था और एपिजोन्स का संबंध था। इन तीनों बातों को इन तीनों के साथ साथ रिलेट करके आपको समझा दिया। बस दोस्तों पहला बिंदु समाप्त हुआ। अब हम लोग आएंगे दूसरे बिंदु पर। सेकेंड पॉइंट पर सभी के सभी आइएगा, तो लिखिए सभी के सभी। सेकेंड पॉइंट क्या है? तो सेकेंड को लिखेंगे सभी असहभोज्यता। असहभोज्यता। यूनिक उदाहरण आपको दिखाऊंगा इसका, यूनिक उदाहरण जिसे बोलते हैं अमेंशलिज्म। क्या बोलते हैं इसे? अमेंशलिज्म। असहभोज्यता। और असहभोज्यता में बड़ा मजे का संबंध है दोस्तों,
बड़ा मजे का संबंध है। एक तो उदासीन संबंध है तो दूसरा निगेटिव रिलेशन है। आप बोलोगे सर ये कैसा है ना दोस्तों? बिल्कुल है। एक उदासीन संबंध है और एक निगेटिव है। कैसे उदासीन संबंध है और निगेटिव है? दोस्तों सबसे बड़ी बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर मेरे भैंस के कीड़े पड़ गए। अरे यार कितना मूर्ख हो यार, क्लास में क्या लिखते रहते हो? अब तुम्हारी भैंस के कीड़े पड़ गए हैं तो जाके भैंस के कीड़े निकालो, उसकी दवाई कराओ, वेटनरी डॉक्टर को बुलाओ। सर यहां तुम्हारी भैंस की दवा करने के लिए नहीं आए हैं। मतलब अद्भुत हो यार, अद्भुत तुम सब भी। मतलब सच बताऊं, भैंस की सेवा करते करते पूरा दिमाग भी भैंस का ही हो गया है। क्लास में क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, एकदम भैंस की तरह का ही दिमाग रखते हो। अब क्या बोलूं, ये कहने में भी बुरा लगता है। तुम लोगों से आशाएं ये बनाकर रखता हूं कि यार कल आप लोग ब्यूरोक्रेट बनोगे, कुछ तो आप में से राष्ट्र संभाल रहे होगे, क्योंकि टॉप ब्यूरोक्रेसी में जब आप सेक्रेटरीट में जाओगे तो किसी एक पद को अपने क्षेत्र में राष्ट्र के स्तर पर आप भूमिका निभाओगे, तो कुछ जिले की कमान को संभाल रहे होगे, तो वहां भी भैंस का ही उदाहरण रखना अपने पास। अरे यार ऐसे में क्या करोगे आप सब? भैंस के स्तर की ही पढ़ाई और भैंस से बाहर निकल कर नहीं पहुंचे। ओके चलो आओ यहां पर। अब इस संबंध को समझो, इन भैंस वालों के लिए नहीं, बाकी तमाम बच्चों के लिए इस संबंध को समझो। दोस्तों यह संबंध आपको अपने दैनिक जीवन में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। दैनिक जीवन वाला उदाहरण यहां नहीं लिखेंगे, पर दैनिक जीवन का उदाहरण हम ऐसा अपने दोस्तों के बीच में और तमाम लोगों के बीच में खूब कहते हुए हम सुने हैं। खूब कहते हैं समाज में, लोगों में, मेरा लाभ हो या ना हो पर मैं सामने वाले का तो नुकसान जरूर कर दूंगा। अब खूब ऐसे लोगों को सुना होगा, खासकर हमारे, बुरा मत मानना, खासकर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ये भाग में जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होते, आप सब नहीं हो दोस्तों उसमें से, आप सब बड़े अच्छे लोग हो, बड़े सहृदयी लोग हो आप सब, आपकी बात नहीं करता हूं। अक्सर ये बोलते हुए मिल जाते हैं कि अरे यार उससे मेरा लाभ हो ना हो पर सामने वाले का तो लाभ ना होने दूंगा, ये सामने वाले को तो पक्का पक्का नुकसान पहुंचाऊंगा। अब देख लेना, चाहे जैसे नुकसान पहुंचाऊं, पर सामने वाला देख लेना उसे मैं कैसे नुकसान पहुंचाता हूं। तो दोस्तों ये जो संबंध है कि मेरा लाभ हो या ना हो मतलब उदासीन, पर सामने वाले का नुकसान कर दूंगा मतलब नेगेटिव। उदाहरण देता हूं, एक बच्चा यहां से रास्ते से गुजर रहा था और मेरी नई नवेली कार बाहर पर खड़ी हुई है। उसे लगा अच्छा बड़ा साना बनता है, कल तक दूसरी गाड़ी में आ रहा था, कार में आ रहा था, आज नई गाड़ी में आया है, नई कार में आया है, खूब पैसा कमा रहा, रुक बताता हूं तुझे। पत्थर उठाया, ले दनादर मेरी कार पर बड़ी बड़ी से ईंटें फेंका और उसके आगे पीछे अगल बगल के सारे शीशे टूट गए और भाग गया वो, क्योंकि मैं तो अब 2 घंटे बाद ही क्लास लेकर निकलूंगा। भूकंप भी आता है तो भूकंप को बोलता हूं ठहर जा जरा, मेरी बच्चों की क्लास चल रही है। भूकंप भी आता है तो सब लोग बाहर भागकर खड़े होते हैं और मैं स्टूडियो में आपकी क्लास ताक रहा होता हूं और क्लास में सूचना देता हूं कि देखो भाई भूकंप आया था, आप सब सुरक्षित रहना, पर मुझे भागने की परमिशन यहां नहीं होती है, मुझे तो क्लास लेना होता है। तो मुझे पता भी ना चला, पर पता भी चलता कि मेरे गाड़ी की खिड़कियां और शीशे आदि तोड़ रहा है एक बच्चा। तो क्या हुआ इस संबंध में, क्या हुआ? रियलिटी यह है दोस्तों कि उस बच्चे को मेरे गाड़ी के शीशे के टूट जाने से कोई लाभ नहीं हुआ। अब ये मत बोलना कि सर उसे मजा आ गया, मजे का लाभ हुआ। अरे यार ये कोई लाभ नहीं कहलाता, मजा आ गया, ठीक है, परंतु मेरा नुकसान कर दिया। इसे कहते हैं उदासीन, मतलब न्यूट्रल एंड नेगेटिव रिलेशनशिप। जब एक को लाभ हो ना हो पर दूसरे को नुकसान जरूर पहुंचा दिया जाए,
इस प्रकार के संबंध को ही क्या कहा जाता है? असहभोजिता का संबंध कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? अब जैसे कैसे समझने की कोशिश करना। दोस्तों नोटिस करो, कुछ पौधों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे एलिलोपैथी इफेक्ट कहते हैं। समझना, इसे भी समझ लो, एलिलोपैथी, बहुत अच्छे से, पैथी इफेक्ट। जो बच्चे किसान हैं तो खासकर मेरी बात को जरूर समझेंगे। कुछ बच्चे होंगे किसान नहीं होंगे, एलियंस होंगे, उनकी बात ही अलग है। नोटिस करना, सपोज आपका ये खेत है, ये आपका खेत है, गेहूं का खेत है, किसी भी चीज का। खेत के इस तरफ मेड़ है, मेड़ समझते हो ना, बंधिका है। मेड़ में आपने यहां पर लगा दिया एक पौधा, बबूल का, बबूल का पौधा आपने लगाया हुआ है। सपोज ये बबूल का पौधा यहां पर लगा, आपने बबूल का पौधा लगा दिया तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? बबूल का पौधा की छाया जहां तक होगी वहां तक गेहूं की फसल नहीं उगती। तो किसान क्या करता है? ऐसे पौधे जिनकी छाया के प्रभाव से यहां इतने क्षेत्र तक की, इतने में खेती नहीं होगी, जिनके छाया के प्रभाव से यहां खेती नहीं हो रही है, किसान इन पौधों को काट दिया करता है, इन्हें बढ़ने नहीं देता, इन्हें बढ़ने नहीं देता। रियलिटी कहता है, किसान तो कहता है कि बेसिकली ये छहेला लगा रहा है, इसकी छाया के प्रभाव से यहां पर खेती नहीं हो रही। लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ये एलिलोपैथी इफेक्ट पैदा कर रहा है। ये पौधा अपने जड़, ध्यान से समझना, अपने जड़, तना, पत्ती आदि से कुछ ऐसे विशिष्ट रसायन मुक्त करता है, कुछ ऐसे विशिष्ट रसायन रिलीज करता है कि उस रसायन के प्रभाव से मिट्टी के इस भाग में या इसके आसपास के भाग में कोई दूसरा पौधा पनप ना पाए, कोई दूसरा पौधा पनप ना पाए। तो इस क्रियाविधि को एलिलोपैथी इफेक्ट कहते हैं तथा इसके द्वारा की गई क्रिया को असहभोजिता कहते हैं। अर्थात यह अपनी क्रियाविधि से दूसरे पौधे को क्षति पहुंचा देता है। कोई पौधा यहां उग आ रहा होता, वो पौधा मुरझा जाएगा, पर अपने आप को कोई खास लाभ नहीं कमा पाता है। तो ऐसी क्रियाविधि ही दोस्तों एलिलोपैथी इफेक्ट या असहभोजिता कहलाती है, अमेंशलिज्म के नाम से जानी जाती है। ये अपने यहां का व्यवहारिक उदाहरण बता दिया। फिर इसके बाद बताऊं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मरुस्थल होते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो कैक्टस प्रजाति के होते हैं, कैक्टस आपने सुना होगा, कैक्टस प्रजाति के होते हैं, जैसे नागफनी आदि की बात आपने सुनी होगी। जहां पर नागफनी आदि पनपती है, विकसित होती है, कैक्टस प्रजाति का जो पौधा पाया जाता है उसमें ये एलिलोपैथी का इफेक्ट सर्वाधिक होता है। वह अपनी जड़ों से ऐसी विशिष्ट रसायनों का स्राव करता है कि उसके आसपास दूसरा कोई पौधा पनप ही ना पाए। इसे कहते हैं एलिलोपैथी इफेक्ट। समझ में आ गया ना? तो लिखो लिखो, इस प्रकार के संबंध में, इस प्रकार के संबंध में प्रथम प्रजाति की क्रियाकलापों से, प्रथम प्रजाति की क्रियाकलापों से अन्य प्रजातियां दुष्प्रभावित तो अवश्य हो जाती हैं, अन्य प्रजातियां दुष्प्रभावित तो अवश्य हो जाती हैं, परंतु प्रथम को कोई खास लाभ प्राप्त नहीं होता। खास लाभ प्राप्त नहीं होता।
नहीं होता। इसीलिए इसे न्यूट्रल निगेटिव रिलेशनशिप, न्यूट्रल कॉमा निगेटिव रिलेशनशिप कहा जाता है। आकांक्षा कल बताऊंगा बेटा इसके बारे में। कहा जाता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लिख दिया। पैरा चेंज करते हुए लिखे कुछ पौधों की जड़ें कुछ पौधे की जड़ें ऐसे घातक रसायनों का स्राव करती हैं, ऐसे घातक रसायनों का स्राव करती हैं कि समीपी पौधे या जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। समीपी पौधे या जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, परंतु उन पौधों को कोई खास लाभ इस क्रिया से नहीं हो रहा होता। कोई खास लाभ इस क्रिया से नहीं हो रहा होता। पूर्ण विराम। ऐसी क्रिया विधि ही अन्योन्य क्रिया प्रभाव, एलिलोपैथी इफेक्ट को क्या बोलेंगे? अन्योन्य क्रिया प्रभाव कहलाती है। पूर्ण विराम। मरुस्थलों में विकसित कैक्टस प्रजाति की वनस्पतियां, मरुस्थलों में विकसित कैक्टस प्रजाति की वनस्पतियां तथा मानव शरीर में लगाया जाने वाला एंटीबायोटिक्स टीका या इंजेक्शन, मानव शरीर को दिया जाने वाला एंटीबायोटिक्स, बस लिख देना, मानव शरीर को दिया जाने वाला एंटीबायोटिक्स इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम के बाद क्या लिखेंगे? परभक्षण, जिसे कहते हैं प्रेडेशन। तीसरे नंबर पर आते हैं और तीसरे नंबर पर आइए परभक्षण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? प्रेडेशन। ये एक अलग प्रकार का पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन, जिसे कुछ विशिष्ट नामों से जानते हैं। इसका नाम एक और है शिकार एवं शिकारी। शिकार एवं शिकारी संबंध। इसी को एक दूसरी बात भी कहते हैं, बाघ बकरी संबंध। अब ये क्या है? बड़े आराम से समझा होगा आपने। देखो, आपको मजे की बात बताऊं, आप शुरू में एकदम क्लास स्टार्ट हुई और हमने इसमें उदाहरण बताया परजीविता का, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप यहां भी था। और फिर से मैंने यहां पर मैं यहां पर पहुंचाया और फिर से यहां मैंने पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप की ही चर्चा की। तो क्या दोनों बातें एक हैं? आपका जवाब होगा नहीं सर, दोनों बातें एक नहीं हैं। प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म दोनों में अंतर है। यह बात सही है कि प्रेडेशन और पैरासिटिज्म दोनों में एक होस्ट होता है तो दूसरा पैरासाइट होता है। यहां पर नोटिस करना दोस्तों, जो प्रेडेशन है जो पैरासिटिज्म है, उसमें से जो पैरासाइट है
वो होस्ट को नुकसान तो पहुंचाता है पर उसकी मृत्यु नहीं करता, उसकी मृत्यु नहीं करता, नुकसान पहुंचाता है, मृत्यु नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ यहां देखो, जो इस प्रकार का संबंध है ना, तो एक जीव जाति दूसरे को मार कर खा जाएगी। एक मर गया और एक को लाभ हो गया। एक जीव जाति दूसरे को मार कर खा जाएगा, जैसे बाघ बकरी को मार कर खा गया, शिकार कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? शिकार कर लिया। इसीलिए मैंने शिकार एवं शिकारी का संबंध बताया है। शिकार मर गया, शिकारी को लाभ हो गया। क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं? ये मानव के संदर्भ में भी लागू होगा, किसी के संदर्भ में भी ये लागू होगा। तो इस प्रकार के संबंध को परभक्षण कहते हैं, अर्थात जब एक जीव जाति दूसरे जीव जाति को खा जाती है, भक्षण कर जाती है, दूसरे का भक्षण कर जाती है, तो यह संबंध शिकार शिकारी का संबंध, बाघ बकरी का संबंध कहलाता है। और यह दोनों में पाया जाता है। जंतु का संबंध तो मैंने बताया ही, शिकार शिकारी का संबंध, बाघ बकरी का संबंध पादप में भी पाया जाता है। पादप में आपने घटपर्णी का नाम, आपने जिसको पिचर प्लांट आप कह रहे हो, इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, अवश्य सुना होगा। मीन्स उच्च वर्षा वाले ऐसे क्षेत्रों में यह पौधा पाया जाता है जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। मिट्टी इतना निक्षालित या लीच्ड हो जाती है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधा करता क्या है कि वह कीटों को खाने लगता है, अपनी क्रियाओं से ही कीटों को खाने लगता है। जैसे पिचर प्लांट की क्या विशेषता है? पिचर प्लांट अपना मुंह खोलता है, सुंदर होगा, रंगीन होगा, और एक विशेष प्रकार की खुशबू या बदबू बिखेरेगा। उससे आकर्षित होकर कीट उसके अंदर आएंगे। जैसे पिचर प्लांट के अंदर कीटों का समूह प्रवेश करेगा, पिचर प्लांट अपने आप को बंद कर लेगा और उन कीड़ों को खा जाएगा। घटपर्णी की विशेषता ऐसी होती है दोस्तों, घटपर्णी की विशेषता कुछ ऐसी होती है। तो पादपों में भी ऐसा संबंध है और जंतुओं में भी ऐसा संबंध पाया जाता है। तो लिखो सभी के सभी, क्या लिखा परभक्षण में? लिखो इसे शिकार शिकारी संबंध, बाघ बकरी संबंध, बाघ बकरी संबंध, शाकाहारी मांसाहारी संबंध, शाकाहारी मांसाहारी संबंध आदि आदि नामों से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है, जिसमें प्रधान जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है। मार कर खा जाता है। पूर्ण विराम लगाएं। लिखो परजीविता में, पैरा चेंज करके लिखना, परजीविता में परजीवी अपने होस्ट की मृत्यु नहीं करता था। परजीवी अपने होस्ट की मृत्यु नहीं करता था, परंतु परभक्षण में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पूर्ण विराम, पैरा फिर चेंज करो। लिखो जंतुओं के अलावा मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में, जंतुओं के अलावा मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में कुछ ऐसे पौधे या पादप वर्ग भी प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे
ऐसे पौधे या पादप वर्ग भी प्राप्त होते हैं जो परभक्षण करते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम, परभक्षण करते हैं। फिर लिखेंगे आप, ऐसे पौधों को कीट भक्षी कहा जाता है। कीट भक्षी कहा जाता है। कीट भक्षी कहा जाता है, जैसे घटपर्णी, घटपर्णी या पिचर प्लांट, घटपर्णी या पिचर पूर्ण विराम। पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में अमेजन के वन क्षेत्रों में, अमेजन के वन क्षेत्रों में ऐसे पौधे पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। तो चौथे नंबर पर आइए, चौथे नंबर, फोर्थ नंबर पर, सॉरी आज दोस्तों कुछ ज्यादा ही छींके आ रही हैं, इसका दुष्प्रभाव कहीं सामने ना आ जाए। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। दो बातें और लिखनी है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, इसे क्या कहेंगे, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा में इसे कहते हैं नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशन। सच्चाई है दोस्तों कि आदमी को व्यवहारिक जगत में कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। हम लोग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं अवश्य, पर प्रतिस्पर्धा कभी नहीं करनी चाहिए, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। रेस में आप दौड़ रहे हो, ढेर सारे धावक हैं और उन धावकों में से आपकी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। रियलिटी यह है केवल आपकी प्रतिस्पर्धा अपने आप से होती है। आप अपना कितना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आपको हमेशा इस बात पर फोकस्ड रहना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा के जितने भी दुनिया के उदाहरण देख लो, हमेशा दोनों को नुकसान होता है। जैसे मान लो कि दो दल हैं, दो पार्टियां हैं, दो दल हैं, अब दोनों में संघर्ष की स्थिति आई, दोनों में संघर्ष की स्थिति आई। एक हुआ यूक्रेन और दूसरा हुआ रूस। दोनों ने लड़ाई की, अब जल्दी बताओ किसे लाभ हुआ। सच्चाई तो यह है कि इसे क्षति हुई तो क्षति इसे भी हुई है। इसकी क्षति कम है, इसकी क्षति अधिक है, पर क्षति दोनों को हुई है। पक्का ध्यान रखना। प्रतिस्पर्धा में दोनों को क्षति होती है, प्रतिस्पर्धा में दोनों की क्षति, कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। एक हेल्दी कंपटीशन जो हम करते हैं आज की डेट में क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या है कि एक लाइन खींची गई, उसे छोटा करके अपनी लाइन को बड़ा दिखा दो। पर हेल्दी जो हमारी कंपटीशन की आज परंपरा है, उसे क्या कैसे बनाना चाहिए, एक लाइन खींची है ना, आप उसे बड़ी अपनी लाइन खींच दो, बस। आपको जरूरत नहीं दूसरे को छोटा करने की। एक बच्चा पूछा है इंडिया में अमेजन फॉरेस्ट कहां, तेरे घर में, घर से बाहर निकल भाई, तेरे बागान में है, घर से बाहर निकल, तेरे चाक चौबारे में हर जगह अमेजन फॉरेस्ट है, तुझे प्रणाम करता हूं बेटा। अरे अमेजन फॉरेस्ट भारत में नहीं है, अमेजन पूर्वोत्तर भारत में एवं अमेजन फॉरेस्ट में लिखाया हूं, कॉमा लगा के लिखा हूं। अमेजन फॉरेस्ट बेसिकली दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है बेटे, तेरे घर में नहीं है अमेजन फॉरेस्ट। इतना तो बुद्धू मत रहो यार, थोड़ा सा तो ब्रेन अप्लाई करो, थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करो। इतना बुद्धू हो कि यार कैसे आईएएस बनने की तैयारी करोगे, मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ये हुआ, आपको बेस्ट एग्जांपल दिया। तो ये संबंध में दोनों को क्षति होती है, ठीक। तो लिखो सभी के सभी,
कि सीमित संसाधनों की दशा में, सीमित संसाधनों की दशा में जब प्रजातियां दो प्रजातियां एक दूसरे दो प्रजातियां एक दूसरे से संघर्ष की दशा में होती हैं, संघर्ष की दशा में होती हैं, तो दोनों को ही क्षति होती है, दोनों को ही क्षति होती है। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो। परंतु व्यवहार में ऐसा अवश्य देखने को आता है, परंतु व्यवहार में ऐसा अवश्य देखने में आता है कि सबल प्रजाति दुर्बल प्रजाति को, सबल प्रजाति दुर्बल प्रजाति को, दुर्बल प्रजाति को प्रतिस्पर्धा से, प्रतिस्पर्धा की दशा में, प्रतिस्पर्धा की दशा में आवास से बाहर कर देती है, आवास से बाहर कर देती है, जिसे गॉस का प्रतिस्पर्धा बाह्यकरण का सिद्धांत गॉस का प्रतिस्पर्धा बाह्यकरण का सिद्धांत कहा जाता है। पूर्ण विराम। लिखो, यह योग्यतम की उत्तरजीविता, यह योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीविता का महत्वपूर्ण आधार है, महत्वपूर्ण आधार। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है ना, दोनों को क्षति होगी, दोनों को क्षति होगी। ठीक है, तो लिखे अब 5वें नंबर पर, लिखे सभी के सभी 5वें नंबर पर उदासीनता। क्या लिखेंगे? उदासीनता या उदासीन संबंध, उदासीन संबंध जिसे आप न्यूट्रलिज्म कहेंगे। न्यूट्रलिज्म, उदासीनता। उदासीनता, ना एक को कोई लाभ, न दूसरे को कोई लाभ, न एक को कोई हानि, न दूसरे को कोई हानि। इसमें डैश देकर क्या लिखेंगे? लिखें कि वास्तव में पारितंत्र में ऐसी स्थिति पाई नहीं जाती है, पाई नहीं जाती, परंतु इसका अर्थ है, इसका अर्थ है दो प्रजातियों की आपसी अंतरक्रिया से, इसका अर्थ है दो प्रजातियों की आपसी अंतरक्रिया से एक दूसरे को कोई प्रत्यक्ष प्रभाव, एक दूसरे को कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, नहीं पड़ रहा हो, नहीं पड़ रहा। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो। लिखो, यह अत्यंत ही दुर्लभ,
यह अत्यंत ही दुर्लभ तथा अस्तित्व विहीन क्रिया है। अस्तित्व विहीन क्रिया है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम। तो ये था दोस्तों, ये था आपने जो समुदाय था, समुदाय में आपने देखा कि किस किस प्रकार से समुदाय की विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंध हो सकते हैं। अब प्रश्न आता है, अब प्रश्न शुरू होता है कि बार बार यहां बात उठती है कि आखिर प्रजाति क्या है। क्या प्रश्न उठता है? आखिर प्रजाति क्या है, प्रजातियां क्या है। हमने बात की प्रजातियां प्रजातियां प्रजातियां, अगर इसे हमें परिभाषित करनी हो या इसकी हमें पहचान करनी हो तो हम कैसे इसकी पहचान कर पाएंगे, इसके संबंध में हम कैसे बता पाएंगे कि क्या है प्रजाति, कौन है प्रजाति, प्रजातीय निर्धारण के आधार क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सच्चाई तो यह है कि इसे मूल रूप से परिभाषित करना उचित नहीं है, बल्कि अभिलक्षणात्मक आधार पर प्रजातियों की चर्चा बड़े विस्तार से हो सकती है, बड़े विस्तार से हो सकती है। जीव विज्ञान में अध्ययन एवं अध्यापन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है प्रजाति, प्रजाति निर्धारण एवं प्रजाति अभिलक्षणों की चर्चा। लेकिन प्रजातियां निर्धारित कैसे की जाए, इसके लिए दुनिया के स्तर पर मूल रूप से 3 प्रकार की संकल्पनाएं दी गई हैं दोस्तों, जिसमें से सबसे पहली संकल्पना है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तीनों के बारे में बताऊंगा दोस्तों बढ़िया से। मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट। तो दूसरे नंबर पर आता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है। तीसरे नंबर पर आता है जेनेटिक कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। 3 प्रकार की संकल्पनाएं हैं। अब ये मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड जेनेटिक कॉन्सेप्ट, इन तीनों संकल्पनाओं के आधार पर हम दुनिया में पाई जाने वाली प्रजातियों का निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे? दुनिया में पाई जाने वाली तमाम प्रकार की प्रजातियों का निर्धारण करेंगे। कैसे? बहुत सरल है। एक ने कहा कि हम बाह्य आकृतिक अभिलक्षणों के आधार पर पहचान कर सकते हैं कि कौन सा जीव समान प्रजाति का है तो कौन सा जीव असमान प्रजाति का है। ओके, तो दूसरी तरफ आपने देखा कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए, कुछ जैविक अभिलक्षण हैं, कुछ जैविक गुण हैं, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा जीव समान प्रजाति का है, कौन सा असमान प्रजाति का है। तो फिर यह कहता है कि जैविक गुणों के आधार पर और बाह्य अभिलक्षणों के आधार पर प्रजातियों का निर्धारण 100% तर्कसंगत नहीं हो सकता, क्योंकि कई ऐसे जीव हैं जिन्हें ना तो बाह्य आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता, ना ही जैविक संकल्पना के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता। अब वैसे जीवों के निर्धारण के लिए, वैसे जीवों के प्रजातियों के निर्धारण के लिए हमें आनुवांशिक स्तर पर जाकर, आनुवांशिक गुणों के स्तर पर जाकर उन्हें हम समान या असमान प्रजातियों की चर्चा उन पर करनी होगी। तो इन तमाम बातों को हम दोस्तों करेंगे कल की कक्षा में। आज की कक्षा में यहीं तक पढ़ेंगे। तो प्रजातियां क्या हैं, प्रजातियों के निर्धारण के आधार क्या हैं, प्रजातियों को उनकी विशेषताओं या गुणों के आधार पर कितने तमाम वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यह पढ़ाऊंगा दोस्तों कल की कक्षा में। और कल की कक्षा में ही मैं पारिस्थितिक तंत्र शुरू कर दूंगा। आप बोलेंगे सर आप रोज लिखते बस तो हैं कि शुरू कर दूंगा और शुरू नहीं कर पाते। इसलिए नहीं शुरू कर पाते दोस्तों कि हर दिन कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ा दे। कहीं ऐसा ना लगे आपको कि सर भागम भाग कर रहे हैं, इसलिए हर एक बात बढ़िया समझाते हुए पढ़ाने के प्रयास के क्रम में अपने टॉपिक तक नहीं पहुंच पाते, टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या हुआ, आपको हर एक विषय बिंदु को समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना दोस्तों, ताकि आपसे कभी प्रश्नों के जवाब गलत ना हो। यही प्रयास करता हूं। ओके, आशा करता हूं दोस्तों कि जो बातें समझाया
आपको ठीक से समझ में आई होंगी। डेली जितनी बातें पढ़ा रहा हूं उनका रिवीजन अवश्य करना। ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट आपको डेली रिवीजन में लगेगा, तो रिवीजन अवश्य करते चलना ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो और हम लोग इसी तरह से इसी क्रम में पढ़ते हुए अपने सिलेबस की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।